हेलो एवरीवन, मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज के इस क्लास में हम समास पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम आपके आने वाले दिनों में होने वाले हैं, जैसे कि कांस्टेबल और ख़ासकर आपका बीएड का जो एंट्रेंस होने वाला है उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहें। मैं काफ़ी सारे वीडियो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हुए हैं उसके अपलोड कर रखी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। इसको हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास को हम, अगर आपके एग्जाम में आए कि समास को एक वर्ड में लिखे कि शाब्दिक अर्थ उसका क्या है, तो उसका मतलब होता है संक्षेप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास का अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट में जानना चाहें तो शब्दों का जो मेल होता है उसको हम समास कहते हैं। ठीक है, देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनता है तो उसको हम समास कहते हैं। समास विग्रह कैसे करते हैं हम, क्या होता है समास विग्रह, आइए जानते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो समस्त पद जो पूरा पद है, ठीक है, जैसे कि एक वर्ड लिखा है राजपुत्र, ठीक है, तो राजपुत्र को हम अलग अलग करेंगे राज धन पुत्र। तो जब हम इसको अलग करते हैं तो इसी को हम कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, जैसा कि नील कमल का समास विग्रह होगा नीला है जो कमल। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि समास विग्रह मतलब क्या होता है। चौराहा का विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि इस नोट में क्या लिखा है। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसा कि राजपुत्र, तो राजपुत्र में राज जो है वो पूर्व पद है और पुत्र जो है वो उत्तर पद है। तो समास विग्रह जब हम करते हैं तो उसको दो पदों में करते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। ठीक है, अर्थात राजा का पुत्र, जो एग्जाम्पल हमने देखा राजपुत्र, इसका अर्थ होता है अर्थात राजा का पुत्र। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। तो आपने देखा कि समास विग्रह क्या होता है, उसके पहले पद को और दूसरे पद को हम क्या कहते हैं। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि जैसा कि आपको समास के भेद जैसे होते हैं अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास में पूछता है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे। आइए अब देखते हैं समास के मूल भेद कितने होते हैं। तो देखिए, समास के मूल भेद चार होते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं। ठीक है, समास के भेद वैसे तो 6 हैं, मूल भेद इसके 4 हैं, लेकिन अगर पूरा अलग अलग करके लिखा जाए तो वैसे मूल भेद 6 हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से समास हैं। पहला है हमारा अव्ययीभाव समास, इसको इंग्लिश में हम एडवर्बियल कंपाउंड कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास, इसको हम इंग्लिश में डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं। तीसरा है कर्मधारय समास, इसको इंग्लिश में अपोजिशनल कंपाउंड कहते हैं। चौथा है द्विगु समास, इसको इंग्लिश में न्यूमरल कंपाउंड कहते हैं। पांचवा है द्वंद्व समास, इसको इंग्लिश में हम कोपुलेटिव कंपाउंड कहते हैं। छठा है बहुव्रीहि समास, इसको इंग्लिश में एट्रीब्यूटिव कंपाउंड कहते हैं। तो ये हमारे 6 भेद हैं समास के। अब हम देखेंगे पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, पूर्व पद किसमें प्रधान होते हैं, तो अव्ययीभाव समास में जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो आपसे मैंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा कि अव्ययीभाव समास में आपके एग्जाम में आता है कि कौन सा पद प्रधान होता है इसमें, तो आप कहेंगे पूर्व पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में आपका दोनों पद प्रधान होता है। आगे क्लास में जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और बहुव्रीहि समास में इसमें कोई भी तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होता है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास जो है काफ़ी बार एग्जाम में आपका आ चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ये जो इसका एग्जाम्पल होता है वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है और वो पद प्रधान होता है इसमें, तो इसमें प्रधान तीसरा पद होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास देखिए, जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय तथा
प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अव्ययी भाव समास में जो होता है वो आपका पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इस समास की शब्दों की पहचान कैसे करें, ये ट्रिक है आपका। तो जिस शब्द में पहला पद अनु आ प्रति भर अ उप यथा यावत हर आदि होता है वो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। पहला पद, जिस एग्जाम्पल का पहला पद इन सब से रिलेटेड होता है, जैसा कि अनु आ प्रति भर अ उप यथा यावत हर आदि होता है। इन सारे शब्दों से जो भी शब्द स्टार्ट होते हैं वो अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल होंगे आपके। तो पूर्व पद देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति जो है वो पूर्व पद है और दिन जो है वो उत्तर पद है, और समस्त पद की बात करें तो प्रतिदिन पूरा हो जाएगा, और इसका विग्रह करेंगे तो यह हर दिन होता है। दूसरा है अनुरूप, तो अनु जो है वो पूर्व पद है, रूप जो है वो उत्तर पद है और अनुरूप समस्त पद है, और इसका विग्रह करेंगे तो रूप के योग्य। ठीक है। तीसरा है यथा संभव, और इसका समस्त पद है यथा संभव, विग्रह करेंगे तो जैसा संभव हो। ठीक है, आई होप आपको अव्ययी भाव समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तो देखिए, तत्पुरुष समास जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में आप जानते हैं उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझें। राजा का कुमार, ठीक है, तो राजकुमार, राजकुमार जो है वह तत्पुरुष समास है। इसमें जो आपका कारक चिन्ह लुप्त हो गया है। देखिए आप, धर्म का ग्रंथ, तो इसका मतलब होता है धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला रचनाकार। ठीक है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म पुरुष, तो इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। आपने कारक पढ़ा होगा, ठीक है, तो कारक में कर्म का जो विभक्ति होता है वो को होता है, तो इसमें को का लोप होता है। देखिए एग्जाम्पल, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, तो आपसे पूछेगा कि गगनचुंबी में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप कहेंगे कर्म तत्पुरुष। ठीक है, क्योंकि इसमें को आ रहा है। देखिए यहाँ पे जब हम इस शब्द का समास विग्रह करेंगे तो बीच में को आ रहा है, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। दूसरा है करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है, जैसे कि करुणा से पूर्व, तो करुणा पूर्व। जब आपको समास पढ़ने से पहले कारक याद करना होगा कि विभक्ति क्या क्या होती है, कर्म, करण, संप्रदाय या पदान, तभी आप इसके एग्जाम्पल को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो आप कारक जरूर से याद कर लीजिएगा। तो करण तत्पुरुष का जो विभक्ति होती है वो से के द्वारा, जिस भी एग्जाम्पल में जैसे करुणा पूर्व है तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो करुणा से पूर्व, इसका मतलब करण तत्पुरुष इसमें है। संप्रदान तत्पुरुष नेक्स्ट है, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है, जैसा कि गौशाला, तो गौ के लिए शाला। ठीक है, के लिए आ रहा है इसमें, देखिए, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। दूसरा है विद्यालय, विद्या के लिए शाला, तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपका अपदान तत्पुरुष, इसमें कारक की विभक्ति से यानी अलग होने के भाव में का लोप होता है, जैसे कि धनहीन, तो धन से हीन, जो धन से हीन है उसको हम धनहीन कहते हैं, तो ये अपदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। अलगाव की स्थिति यहाँ पैदा हो रही है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है, जैसे कि राजपुत्र, तो राज का पुत्र, देश रक्षा, देश की रक्षा, तो आप देख पा रहे हैं इसमें विभक्ति का के की का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, तत्पुरुष में कारक का पहला और अंतिम यानी कर्ता और संबोधन जो होता है वो यूज़ नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसमें तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं। पहला जो कर्ता है और लास्ट वाला जो संबोधन है वो इसमें नहीं आता है। तो लास्ट वाला जो तत्पुरुष समास का भेद है वो अधिकरण तत्पुरुष है। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर पे लुप्त हो जाता है, जैसा कि
शोक गम्य, तो शोक में गम्य, ठीक है। दूसरा है लोकप्रिय, तो लोक से प्रिय, तो इसमें कारक विभक्ति जो है वो यूज़ हो रहा है। देखिए नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। देखिए आप कई बार एग्जाम्पल में कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल काफ़ी बार सेम लगने लगता है, तो आप इसकी एक पहचान कर सकते हैं। देखिए जब इसका समास विग्रह करते हैं, कर्मधारय समास के जो एग्जाम्पल होते हैं उसका विग्रह आप करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका पूर्व पद और उत्तर पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है वो उपमान होगा और उत्तर पद जो होगा वो उपमेय होगा, अथवा पूर्व पद जो होगा आपका विशेषण होगा। हर समय आप जब भी विग्रह करेंगे तो उसका पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है और उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होगा, ठीक है। ये आपकी पहचान है। एक पद में विशेष एक विशेषण होना अनिवार्य होता है इसमें, ठीक है। और तत्पुरुष समास में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप कर्मधारय समास का जब भी एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें एक विशेष और एक विशेषण आपको अपने आप दिख जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए चरण कमल, तो कमल के समान चरण, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कमल के समान उसका चरण है, तो इसमें आप विशेषण देख रहे हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो नीला जो है वो आपका विशेषण हो जाएगा और कंठ जो है वो विशेष्य हो जाएगा। ठीक वैसे ही क्रोधाग्नि, ठीक है, क्रोध रूपी अग्नि, तो क्रोध आपका क्या है, विशेषण है और अग्नि विशेष्य है। देख रहे हैं आप लाल मणि, तो लाल जो है आपका विशेषण है और जो उत्तर पद हो वो आपका विशेष्य है। देखिए मणि जो है वो विशेष्य है और पूर्व पद जो लाल है वो विशेषण है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं। अगला देखते हैं द्विगु समास। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। तो इसमें संख्या आप देखेंगे कि जैसा जो एग्जाम्पल होता है उसमें संख्यावाचक विशेषण का यूज होगा। देखिए दोपहर, तो दो पहरों का समूह को हम दोपहर कहते हैं। चौराहा, चार राहों का समूह, देखिए 2, 4, 3, 9 ऐसे से आपके आएंगे तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये द्विगु समास होता है। त्रिलोक, तो 3 लोगों का समाहार। नवरात्र, 9 रातों का समूह, ठीक है। जिस संख्या के अंत में 0 होगा वो द्विगु समास होता है, जैसा कि 10, 20, 100, 1000, 40। तो जिस संख्या के अंत में 0 होता है वही हमारा द्विगु समास। जैसे कि आप 99 बोलेंगे तो 99 आपका द्विगु समास नहीं होगा, ठीक है। 71 बोलेंगे तो ये आपका द्विगु समास नहीं होगा। जिस भी संख्या के अंत में 0 होगा वही द्विगु समास का एग्जाम्पल होगा। अगला है आपका द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगा हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसकी पहचान की बात करें तो दोनों पदों के बीच में प्रायः हाइफन यानी कि ऐसा योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे कि लव कुश। तो लव कुश के बीच में हमेशा योजक चिन्ह आप देखेंगे। भाई बहन के बीच में भी होता है, दाल रोटी के बीच में भी होता है। तो एक दूसरे के बिना जो उत्तर पद होता है वो और पूर्व पद होता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा होता है, ठीक है। तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो द्वंद्व समास का आपका एग्जाम्पल होता है। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, ठीक है, ऐसे राधे कृष्ण, ठीक है। तो जिसके अंत में 0 ना हो वो द्वंद्व समास होता है। जैसे कि 22, 20 और 2, ठीक है, ये दोनों के बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना होगा, इसलिए ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। और जिस शब्द के अंत में 0 होगा वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा, जिसमें 0 नहीं होगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिसके वो अर्थात शिव जी को हम नीलकंठ कहते हैं। इसमें काफ़ी बार आप देखेंगे भगवान जी के ही नाम आते हैं एग्जाम्पल में। तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है, वो तीसरा पद प्रधान होता है। देखिए लंबोदर किसे कहते हैं हम, गणेश जी को कहते हैं। तो लंबा है उधर जिसका वो अर्थात गणेश जी। दशानंद 10 है, आनंद जिसके रावण। महावीर, महान वीर है जो हनुमान जी, ठीक है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले विष्णु जी होते हैं।
विषधर विष को धारण करने वाला सर्प और मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला कृष्ण होता है। यहाँ पे नीचे भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। शिव जी को महादेव, चंद्रधर, गंगाधर ये सब बोलते हैं। 4 है सिर जिसके ब्रह्मा जी, पंचानन 5 है सिर जिसके शिव जी, हनुमान जी। ठीक है, ऐसे ही भगवान जी के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। तो अगर किसी भी समास में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़े हैं समास। तो समास में आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसको हमने क्या क्या पढ़ा है आज। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, समास का अर्थ होता है शब्दों से मिला हुआ शब्द, और समास विग्रह क्या होता है तो हम जब सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसमें 2 पद होता है, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। और समास के मूल भेद 4 होते हैं और समास के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। मुख्यतः 6 भेद हैं लेकिन मूल भेद 4 ही हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं। ठीक है, और पूर्व पद अव्ययीभाव समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु ये तीनों तत्पुरुष समास में कर्मधारय और द्विगु आते हैं, इसलिए इसमें याद रखिएगा उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि में किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। और अव्ययीभाव समास हमने पढ़ा कि जिस शब्द का पहचान पहला, अनुआ, प्रतिभर ये सब होता है वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कारक आपको जानते होंगे 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष में पहला और अंतिम वाला यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें 6 भेद इसलिए होते हैं। ठीक है, और कारक चिन्ह की विभक्ति जो भी होती है इसका पहचान होता है। कर्मधारय समास में आप जानते हैं पूर्व पद में विशेषण होता है और उत्तर पद में विशेष होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया है। द्विगु समास में आपके संख्यावाचक शब्द होते हैं, जिसके अंत में 0 होता है वो द्विगु समास होता है। जिसके अंत में 0 ना हो जैसे कि 22, 23, 24, 25 यह सब द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। और जिसके बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है वो हाइफन होता है ऐसा, तो वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होता है। और लास्ट में हम पढ़े हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है, उसमें काफ़ी बार एग्जाम में आपके उदाहरण में भगवान जी के ही नाम आते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में टॉपिक हैं उसके साथ। थैंक यू।